नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस मैप को ध्यान से देखिए। ये रीजन इंडिया को उनके पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और स्पेशली चाइना के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। थोड़ा और ईस्ट में आ जाए तो ये रीजन भारत को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया, ताइवान, वियतनाम जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आगे है उनके साथ भी कनेक्ट कर सकता है। उसी के साथ इस रीजन में कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री भी बन सकती है इसकी ब्यूटी के कारण। लेकिन आज़ादी के बाद कई सालों तक इस रीजन में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और शायद यही कारण है कि बीजेपी लेड एनडीए के अलायंस ने रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसी के बारे में जानने की आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रणी भागीदार बना है। Power with their alliance in Nagaland. With all three states, if not forming the government, they're going to be part of the governance process. नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका है वो काफ़ी पहाड़ी रीजन है और यहाँ पे काफ़ी घने जंगल है और शायद यही कारण है कि यहाँ पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत टफ काम हो जाता है और कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे हमेशा से एक इशू रहा है। और शायद यही कारण है कि यूपीए गवर्नमेंट के अंडर यहाँ पे साल 2008 से 2014 के बीच सिर्फ 1000 किलोमीटर्स के अराउंड ही रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, जबकि 2014 से 2019 के बीच यहाँ पे 2731 किलोमीटर्स के रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए थे। क्योंकि ये एक हिली एरिया है, पहाड़ों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ब्रिजेस बनाने भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट किए गए। जैसे इंडिया का जो सबसे लंबा ब्रिज है जो आसाम में है, धोला सदिया ब्रिज। अब जैसे कि हमने पहले बात की थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड बढ़ाने को लेकर बहुत सिग्निफिकेंट एरिया बन जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो एक ट्रायलैटरल हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही है जो इंडिया को म्यांमार के थ्रू जाकर थाईलैंड के साथ में कनेक्ट करेंगी। हमने रिसेंटली सुना था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप MV गंगा विलास को इनॉग्रेट किया जो बांग्लादेश से होते हुए आसाम की तरफ जाएगी। इसी रूट पर इंडिया का पहला मल्टी मॉडल हब जो गुवाहाटी में तैयार किया गया है। यहाँ पे शिप्स के लिए रिपेयरिंग के पार्ट्स, रेलवे के रिपेयरिंग के पार्ट्स और इसी के साथ में वेयर हाउस भी रहेगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज जैसे भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर थाईलैंड यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट होकर आएंगे और उसके बाद में इंडिया के अलग अलग टेरिटरीज को ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। उसके बाद में इंडिया के अलग अलग टेरिटरीज में प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स है वो इसी जगह पर आकर कलेक्ट हो गए, उसके बाद में अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। रेलवेज इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए गए। जैसे नागालैंड को 100 सालों बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला था पिछले ही साल। एयरवेज में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए, जैसे साल 2018 में सिक्किम को अपना पहला एयरपोर्ट मिला था। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 1947 से 2014 के बीच नॉर्थ ईस्ट के रीजन में सिर्फ 9 एयरपोर्ट्स बनाए गए, लेकिन साल 2014 से लेकर अब तक यहाँ पे 7 एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं। इसने नॉर्थ ईस्ट के जो 5 मेजर स्टेट्स है उसे एयरवेज के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। इससे सिर्फ ट्रेड को ही नहीं बल्कि टूरिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा और उनके फ्यूचर में भी एयरवेज को इम्प्रूव करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लान्स है। जैसे पिछले साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि नॉर्थ ईस्ट को 20 रेल प्रोजेक्ट्स और 15 एयर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसकी डेडलाइन क्या रहने वाली है ये अब तक किसी को नहीं पता। दूसरा मेजर डेवलपमेंट है पावर और कम्युनिकेशन के फील्ड में। नॉर्थ ईस्ट अकाउंट करता है इंडिया के 40% के वाटर रिसोर्सेज के लिए और ये उसे पोटेंशियल बना देता है इंडिया के 36% के हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। मतलब वो पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसे दूसरे स्टेट्स में प्रोवाइड भी कर सकते हैं। साल 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया हाइड्रो पावर प्लांट भी इनॉग्रेट किया था जो नॉर्थ ईस्ट का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर इस रीजन में कई सारे प्रॉब्लम्स रहे काफ़ी सालों से। इस इश्यू को भी सॉल्व करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रीजन कई सारी फॉरेन कंट्रीज के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, स्पेशली चाइना के साथ में जो अरुणाचल प्रदेश को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा डिफेंस में एक्सपेंडिचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी कंट्री के डिफेंस के पर्सपेक्टिव से लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी फास्ट उनके इक्विपमेंट और उनकी आर्मी फोकस एरिया पर कितने फास्ट पहुंच रही है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का आज तक का सबसे टफेस्ट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है अरुणाचल प्रदेश के चाइना बॉर्डर पर, जो काफ़ी मुश्किल प्रोजेक्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और हाई एल्टीट्यूड्स पर है और यहाँ पर किसी भी तरह का रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और इतना बड़ा हाईवे कंस्ट्रक्ट करना तो और भी ज़्यादा टफ काम है। ये इंडियन मिलिट्री की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनकी मिलिट्री के इक्विपमेंट्स को और उनकी आर्मी को यहाँ से एक फोकस पॉइंट पर ले जाने के लिए, जो चाइना बॉर्डर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिफेंस में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ उनकी सॉफ्ट पावर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जैसे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा था कि पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के एरिया को इंडियन मीडिया के इसमें मेन स्ट्रीम कर दिया है। जैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और उनके फ्रीडम फाइटर्स को ऑनर भी किया। साल 2021 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने रानी गाइडिनेलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का भूमि पूजन किया था। उसके बाद में रिसेंटली पीएम मोदी ने अहोम किंगडम के हिस्टोरिकल सेनापति लचित बरफुकान की 400th एनिवर्सरी अटेंड की थी। इनफैक्ट पीएम मोदी का पर्सनली नॉर्थ ईस्ट के रीजन के साथ में काफी ज्यादा फोकस रहा है। जैसे वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग को अटेंड करने वाले मोरारजी देसाई के बाद में दूसरे प्राइम मिनिस्टर है। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2017 से 2023 के बीच पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के रीजन को 44 टाइम्स विजिट किया था। इससे नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ में जो एक गैप था अब वो फिल होने लगा है। लेकिन अब तक का वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अब सब कुछ डेवलप हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्या हुई? कई लोकल सिटीजन्स का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के लिए फंडिंग तो आ रही है, लेकिन लोकल लेवल्स पर करप्शन होने के कारण ये फंडिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता, जिससे डेवलपमेंट उस स्पेस से नहीं हो पाती। नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बाकी के इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है। जैसे वहाँ की पर कैपिटा इनकम आज भी बाकी के इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। नॉर्थ ईस्ट में कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं जिसे हमने अब तक पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा सुंदर है, इसे टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत बड़ी बन सकती है, लेकिन इसका भी हमने सही ढंग से यूज़ नहीं किया है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने पोटेंशियल रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूज़ कर रही है। फिर चाहे वो वुमेन का वर्कफोर्स इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना हो या तो फिर इंडिया के एग्रीकल्चर का पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज करना, ये सारी बातें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक डेवलपिंग नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये चैनल इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।